हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 92 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 93 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 92 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, परीक्षा नजदीक है। कुल 120 प्रश्न इस मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। मित्रों, दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 93 नंबर का मॉडल पेपर। एक बार फिर से बता देता हूं, रोजाना की तरह 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है वो रहने वाला है। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 15 प्रश्न मैथ से संबंधित होंगे और 70 प्रश्न जीके के। जीके के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है और इसी आधार पर दोस्तों अपन ये फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, मॉडल पेपर का टेस्ट आपको पूरा देना है ताकि आपको अपना स्कोर भी है वो पता लगता रहेगा कि आपकी तैयारी है वो कितनी है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न सबसे पहले पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ मिलती है? बताइए, भूरी मृदा कहाँ मिलती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बताइए। तो ये भूरी मृदा है ये दोस्तों बनास एवं उसकी सहायक नदियों के अपवा क्षेत्र में दोस्तों ये भूरी मृदा है ये पाई जाती है। तो ये राजस्थान के कौन से भाग में है? तो ये राजस्थान के पूर्वी भाग में है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, इन जिलों में दोस्तों ये मृदा है वो विस्तृत रूप से पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है दोस्तों, ये भी आपको इसमें याद रखना है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील नहीं आती? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील नहीं आती? देखिए, राजस्थान की 6 झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत दोस्तों संरक्षित है, जिसमें से इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, फतेह सागर है, आना सागर है, मान सागर है, लेकिन स्वरूप सागर है ये नहीं है दोस्तों। फतेह सागर, आना सागर, मान सागर, पुष्कर, पिछोला और नक्की झील, ये 6 झीलें हैं वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत संरक्षित है। तो यहाँ पर इसमें स्वरूप सागर नहीं है, तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं 2-2 राज्यों से लगती है? कितने जिलों की सीमाएं 2-2 राज्यों से लगती है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऐसे दोस्तों जिले हैं राजस्थान के जिनकी सीमा है वो दोस्तों 2-2 राज्यों से लगती है। नंबर 1 दोस्तों हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो दोस्तों पंजाब और हरियाणा से लगती है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों इसमें डीग। डीग की जो सीमा है वो दोस्तों हरियाणा और यूपी से लगती है। धौलपुर जिले की जो सीमा है वो दोस्तों यूपी और एमपी से लगती है और बांसवाड़ा जिले की जो सीमा है वो दोस्तों एमपी और गुजरात से लगती है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, कर्क रेखा राज्य के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, डूंगरपुर के चींकली गांव और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ गांव से होकर दोस्तों ये कर्क रेखा है वो गुजरती है, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं राजस्थान के, पूरे राजस्थान की, तो दोस्तों कितना है? 888। ये 0 से 6 आयु वर्ग का राजस्थान का लिंगानुपात है। अब यहाँ पर पूछ लिया दोस्तों जिले का, तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है 0 से 6 आयु वर्ग में, वो रखता है दोस्तों बांसवाड़ा। कितना? 934 रखता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आता है दोस्तों प्रतापगढ़ का नंबर, प्रतापगढ़ का है दोस्तों 933। फिर आता है दोस्तों भीलवाड़ा का, इसका है दोस्तों 928,
ठीक है। तो ये फिर आता है दोस्तों उदयपुर का है दोस्तों 924। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या में सर्वाधिक भाग किस जनजाति का है। आदिवासी जनसंख्या में सर्वाधिक भाग कौन सी जनजाति का है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है मीणा का, मीणा जनजाति का। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मीणा के बाद में भील, फिर गरासिया, फिर सहरिया। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता दर दोस्तों राजस्थान में 2 ही जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे कम साक्षरता दर है। एक तो है दोस्तों जालोर, और जालोर के बाद में नंबर आता है दोस्तों सिरोही का, ठीक है। उसके बाद में तीसरा स्थान आता है प्रतापगढ़ का। सबसे कम जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों जालोर जिले की 54.9%, 54.9%। फिर आता है दोस्तों सिरोही का नंबर, इसकी है दोस्तों 55.3%, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। न्यूनतम साक्षरता दर कौन से जिले की है, जालोर के। 8 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक राजमार्गों वाला प्रदेश का कौन सा, यानी कि सर्वाधिक राजमार्गों वाला प्रदेश का जिला कौन सा है। सर्वाधिक राजमार्गों वाला प्रदेश का जिला कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जयपुर से सर्वाधिक 9 राजमार्ग गुजरते हैं, बल्कि दोस्तों ब्यावर, अजमेर और उदयपुर से 6 राजमार्ग है वो गुजरते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई थी। बताइए जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये हुई थी दोस्तों 3 जून 2015 को। 3 जून 2015 को ये मेट्रो रेल सेवा है वो शुरू की गई थी। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9.25 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों ये संचालन किया गया था प्रथम चरण में, मानसरोवर से चांदपोल तक। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, राज्य के दक्षिणी भाग को कौन से जलवायु प्रदेश में रखा जाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग को कौन से जलवायु प्रदेश में रखा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए दक्षिणी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, कोटा, ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों, और ये आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान राहत कोष का गठन किस वर्ष किया गया था। राजस्थान राहत कोष का गठन किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों किस वर्ष किया गया था ये राजस्थान राहत कोष का गठन, तो दोस्तों ये 20 जनवरी 2006 को ये राजस्थान राहत कोष का गठन है वो किया गया था। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2006-07 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान की चौका प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना। ये है दोस्तों चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए जालोर और बाड़मेर। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना या नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जालोर और बाड़मेर। इसमें दोस्तों वो फुहारा सिंचाई पद्धति है वो अनिवार्य रूप से है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। मरुगंगा के नाम से दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है, सभी को पता होगा ये तो। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, किस नदी को बागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है। बताइए बागड़ व काठल की गंगा है वो दोस्तों किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माही नदी को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इन नदियों के नाम से यानी कि इन
नामों से दोस्तों माही नदी को जाना जाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए माही नदी का उद्गम में है। बताइए माही नदी का उद्गम कहां से होता है? तो दोस्तों माही नदी का जो उद्गम है वो देखिए पूरा बता देता हूं आपको। माही नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों एमपी से होता है। ठीक है, कहां से? मध्य प्रदेश से होता है। और मध्य प्रदेश में भी कौन सा जिला? दोस्तों धार जिला। ठीक है, और धार जिले के अंदर भी पूछा जाए तो दोस्तों अमरोरू पहाड़ी, एक पहाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों अमरोरू। ठीक है, अमरोरू। अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मिंडा गांव की मेहंद झील से निकलकर दोस्तों ये बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव है, उसमें दोस्तों ये प्रवेश करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार, मध्य प्रदेश। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालर या साल के वन है वो पाए जाते हैं? निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालर या साल यानी कि बोसवालिया सेराता के वन है वो पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो ये जो वन है साल के वन, ये दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में अधिकतर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये वन है वो पाए जाते हैं, साल वन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में ये सालर के वन है वो पाए जाते हैं, और इसका जो गोंद है ना, उससे काजल बना के और आंखों में अगर डाला जाए तो दोस्तों आंखों के लिए वो बहुत बढ़िया है। हमारे गांव में दोस्तों ये इस्तेमाल होता है। नीम का घना क्षेत्र में पहाड़ों के अंदर दोस्तों ये गोंद है वो लगता है, और हम वहां से लेकर आते हैं। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वन पाए जाते हैं। माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये वन है ये पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जैसलमेर में है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए शांति से बैठ के आपको ये मॉडल पेपर है वो देखोगे। देखिए समय तो आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, लेकिन आप जो चीज देख रहे हैं वो दोस्तों बिल्कुल क्रीम चीज है, फालतू की कोई बकवास नहीं है, ओनली फॉर टॉपिक टू टॉपिक, मजा आएगा आपको देखने में। देखिए 20 नंबर का प्रश्न, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश को? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गोडवाड़ प्रदेश को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों लूणी जवाई बेसिन, लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए भाग 2 के अंदर दोस्तों अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से 1932 तक ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र शासक है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक थे। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, बरड का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बरड का किसान आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित है? तो दोस्तों ये बूंदी रियासत से संबंधित है, और ये 1922 के अंदर ये आंदोलन है वो शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व दोस्तों हरिभाई किंगर, रामनारायण चौधरी, पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वहां के मुख्यमंत्री थे
हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय। 24 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों कहाँ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, उदयपुर में स्थापना की थी दोस्तों, परोपकारिणी सभा की स्थापना। ठीक है, और स्थापना तो की कहां पर? उदयपुर में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है, परोपकारिणी सभा का जो मुख्यालय है वो दोस्तों अजमेर में बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी की दोस्तों कितने खंडों में विभक्त है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये 14 खंडों में दोस्तों विभक्त है। 14 खंडों में क्या है? विभक्त है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? 4 हाथों वाले देवता, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस वाद्य को, यानी कि कौन से वाद्य यंत्र को जूझ होर्प भी कहा जाता है? बताइए, कौन से वाद्य यंत्र को जूझ होर्प भी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों मोरचंग को। मोरचंग जो वाद्य यंत्र है इसको दोस्तों जूझ होर्प भी कहा जाता है। ये दोस्तों इसे मोरचंग को होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। ठीक है, और एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मानक बोली है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? मानक बोली तो दोस्तों मारवाड़ी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर मारवाड़ी। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, चरी नृत्य। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा दोस्तों सिर पर चरी रखकर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, और इसमें ढोल, थाली और बाकिया वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और किशनगढ़ अजमेर की जो फल्गुबाई है वो इस नृत्य की, यानी कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चरी नृत्य। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। दोस्तों ये बड़ी तीज है, ये बड़ी तीज मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, यानी कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज है वो मनाई जाती है। इसको दोस्तों बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सतवा तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं दोस्तों इसे। ठीक है, ये त्योहार है, ये दोस्तों पार्वती देवी को समर्पित है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के समय लड़कों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों को क्या कहा जाता है? बताइए, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के समय लड़कों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं उसको? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं लोवड़ी और हरणी। लोवड़ी और हरणी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। ठीक है, और ये तो मैं यहाँ पे बताया मैंने लड़कों के, और लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को दोस्तों गडल्यो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गडल्यो। ये 4 नंबर का ऑप्शन है, ये लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले, लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गडल्यो कहते हैं। ठीक है, लड़कों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको लोवड़ी और हरणी कहते हैं। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हालरो पहना जाता है। हालरो क्या है? ये हालरो दोस्तों एक आभूषण है, और ये महिलाओं द्वारा दोस्तों ये गले पर ये आभूषण है वो पहना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर दोस्तों इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, और ये झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। ये यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। ठीक है, ये 1260 ईस्वी में रावल तेज सिंह के समय कमल चंद्र के द्वारा दोस्तों ये चित्रित किया गया था।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है 8वीं शताब्दी में प्रदेश की कृषक जातियों में होने वाले विधवा स्त्री के विवाह को क्या कहते थे? 8वीं शताब्दी में प्रदेश की कृषक जातियों में होने वाले विधवा स्त्री के विवाह को क्या कहते थे? तो बताइए क्या कहते थे? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसको कहते थे क्या? तो उसको बोलते थे दोस्तों नाता। क्या बोलते थे? नाता प्रथा बोलते थे या नाता बोलते थे। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है 36 नंबर का प्रश्न है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दाबू प्रिंट। ये आकोला गांव है चित्तौड़गढ़ का, वहां पर दोस्तों ये प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है शेखावाटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शेखावाटी के जकात आंदोलन का जो नेतृत्व है वो दोस्तों किसने किया था? तो ये किया था नरोत्तम लाल जोशी ने। नरोत्तम लाल जोशी ने, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, ये शाहपुरा भीलवाड़ा निवासी है श्रीलाल जोशी, और ये फट चित्रकला के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 2006 में दोस्तों इनको पद्मश्री पुरस्कार भी है वो दिया गया था। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही ये सब क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये पगड़ियों के विभिन्न प्रकार है या पगड़ियों की विभिन्न शैलियां है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार है दोस्तों ये। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो बताइए किस मुगल शासक ने दी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है औरंगजेब ने दी थी दोस्तों। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब ने। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अब अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 41 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष अखंडता व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष अखंडता व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जोड़े गए, बताइए कब? भाई 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1976 में। ठीक है, उसमें ये शब्द है वो जोड़े गए थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, जिसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 1A में निहित है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो किसके प्रति जवाबदेह होता है भारत का प्रधानमंत्री? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें लोकसभा के प्रति दोस्तों ये जवाबदेह होता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री और संपूर्ण मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 44 नंबर का प्रश्न है संसदीय लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? संसदीय लोक लेखा समिति में दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 में से 15 है वो दोस्तों लोकसभा के होते हैं। ठीक है, और पीछे बचे कितने? 7। तो दोस्तों 7 सदस्य हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर का प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है?
सर्वोच्च न्यायालय के मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 121। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 131। ठीक है, आगे देखिए, अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान समय तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है? बताइए, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो अभी तक 4 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार? 4 बार। एक ट्रिक है उसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, 7702, 7702। अब इसके आगे दोस्तों आपको गिनती लिखनी है 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये हो गए 67, 77, 80 और 92, यानी कि 1967 में पहला लगा था, दूसरा लगा था 1977 में, तीसरा लगा था 1980 में और चौथा लगा था 1992 में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? संसदीय सचिव को शपथ है वो कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री दिलाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल करता है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में कब स्थापित की गई? राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर जो स्थायी पीठ है जयपुर में कब स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 8 दिसंबर 1976 को। 8 दिसंबर 1976 को दोस्तों ये स्थापित है वो की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों अपना विधिवत कार्य है वो 31 जनवरी 1977 से शुरू किया था। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला शब्द का उल्लेख है? जिला शब्द का उल्लेख दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख है, यानी कि जिला न्यायालयों की नियुक्ति के संदर्भ में है जिला शब्द का उल्लेख हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कड़बड़ाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो बताइए कौन सा क्षेत्र है वो? तो वो है दोस्तों पीछे का भाग। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए मनुष्य में जीभ का जो अग्र छोर है यानी कि आगे वाला भाग है वो मीठे का, और पीछे वाला भाग है वो कड़वे का, और पार्श्व यानी कि पार्श्व किनारे है वो खट्टे, और अग्र किनारे है वो दोस्तों नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्पाई स्पाई मैग्नोमीटर एक उपकरण है जो मापने के काम आता है। बताइए, स्पाइग मोमेनोमीटर एक उपकरण है जो मापने के काम आता है। तो दोस्तों ये रक्तदाब को मापने के काम में आता है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। तो दोस्तों ये चिकन पॉक्स ये पैदा की जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों वेरिसेला विषाणु द्वारा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये हवा के माध्यम से या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये फैलता है, और इसमें दोस्तों शरीर में हल्का बुखार और शरीर पर पुंछे जैसी चकतियां है वो विकसित होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों खाने के सोडे का रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, NaHCO3।
ये इसका दोस्तों सूत्र है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मानव चक्षु में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है। मानव चक्षु में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव चक्षु में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? तो ये कॉर्निया पर बनता है, ये तो सभी को पता होगा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कॉर्निया पर। कॉर्निया पर नहीं, रेटिना पर बनेगा दोस्तों। कहां पर है? रेटिना पर। देखिए, मानव चक्षु है वो एक कैमरे की भांति होती है, ठीक है। इसमें एक लेंस होता है जो आंख के भीतर उपस्थित परत पर प्रकाश को फोकस करता है, ये ठीक है। और उस परत को दोस्तों रेटिना कहते हैं, ठीक है। और कॉर्निया से प्रकाश है वो प्रवेश करता है, कॉर्निया से प्रकाश है वो प्रवेश करता है, लेकिन वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 56 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बिहार में शुरू किया गया था, ये ठीक है। बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका यानी कि 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बिहार में आयोजित किया गया था दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों 2018 में हुई थी, ये भी याद रखना है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों ये पहली विधि सचिव है वो अंजू राठी राणा है, ठीक है। कौन है? अंजू राठी राणा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए, साहित्य के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसे दिया गया? तो ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया दोस्तों, ये 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों चेन्नई में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई में। 60 नंबर का प्रश्न, इसरो ने 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किए गए अपने 100वें मिशन में GSLV F-15 रॉकेट से किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया? बताइए किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए? तो वो है NVS-02। NVS-02 ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश का पहला वन्य जीव व फूड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? प्रदेश का पहला वन्य जीव व फूड बैंक यानी कि ग्रासलैंड कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों कहाँ बनाया जा रहा है ये? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही, कोटा में। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रदेश का कौन सा क्षेत्र टंगस्टन और लिथियम के भंडारों के लिए चर्चा में है? प्रदेश का कौन सा क्षेत्र टंगस्टन और लिथियम के भंडारों के लिए चर्चा में है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डेगाना नागौर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेगाना नागौर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न है, देशी पशुओं के संरक्षण हेतु किस जिले में प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला जा रहा है? देशी पशुओं के संरक्षण हेतु किस जिले में प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र है वो खोला जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए? तो ये खोला जा रहा है दोस्तों पाली में खोला जा रहा है। ये कहाँ पर है? पाली के अंदर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पेंशन की राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पेंशन की राशि बढ़ाकर कितनी की गई है?
तो दोस्तों कितनी की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1250 रुपए की गई है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1250 है वो की गई है। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, राज्य में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जिसने मार्च 2025 में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण, रजत व कांस्य तीनों पदक जीते हैं। राज्य के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जिसने मार्च 2025 में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो जीते हैं कृष्णा नागर ने, कृष्णा नागर ने। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इनका संबंध दोस्तों जयपुर जिले से है और वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको प्रदान है वो किया जा चुका है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? तो दोस्तों मदरबोर्ड है वो एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में बहुलिखित शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जा सकता है? एमएस वर्ड में बहुलिखित शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल। आगे देखिए यहाँ पर 68 नंबर का प्रश्न है, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्प्रेडशीट। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, किस शॉर्टकट कुंजी की यानी कि कौन सी शॉर्टकट की द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है? बताइए, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग है वो किया जाता है? तो दोस्तों वो है इंसर्ट न्यू स्लाइड यानी कि कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस तो होता है सेव प्रेजेंटेशन के लिए, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 70 नंबर प्रश्न है, वेब पृष्ठों को इंटरनेट पर प्रदर्शित कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वेब पृष्ठों को इंटरनेट पर प्रदर्शित कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आवश्यकता होती है दोस्तों इंटरनेट से कनेक्शन की, वेब ब्राउजर की, एक वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए, अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है, इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? बताइए किस प्रकार के संज्ञा शब्द है वो दोस्तों इसमें प्रयुक्त हुए हैं? तो पता तो चल गया होगा दोस्तों यहाँ पे आपको। देखिए यहाँ पर सीधा सा है हरिश्चंद्र। दोस्तों हरिश्चंद्र है वो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों हरिश्चंद्र हो गया, यानी कि हरिश्चंद्रो ये व्यक्तिवाचक हो गया, और से ही भारत का सम्मान है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो से है वो से निर्मित, ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, सत्यता और सम्मान है वो दोस्तों भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे भारत है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अपेक्षा शब्द है वो क्या है? भाववाचक शब्द है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, यानी कि अनिश्चयवाचक यानी कि जिसका निश्चय नहीं किया जा सकता,
तो यहाँ पर इसमें वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है, तो कुछ है वो क्या है, अनिश्चयवाचक है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, परिणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। परिणार्थक क्रिया का प्रयोग है वो किस वाक्य में किया गया है, तो इसमें अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तो ये परिणार्थक क्रिया का प्रयोग है वो इसमें किया जाता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मित्रों, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। दोस्तों तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें हल्दी, हल्दी का तत्सम है वो दोस्तों हल्दी नहीं होता, हरिद्रा होता है। क्या होता है, हरिद्रा होता है, हरिद्रा। ठीक है, बाकी सारे के सारे दोस्तों सही है। वत्स, बछड़ा, चंचू, चोंच, शीर, खीर, तो ये बिल्कुल बाकी सब सही है। इसमें ये हरदी है वो गलत दे रखा है, इसका हरिद्रा होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव। जहां पर भी आपको 2 मात्रा दिख जाए, आंख बंद कर दोस्तों 99% है वो उसके अंदर वृद्धि संधि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है तो वो कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए, सार्वनामिक विशेषण यानी कि इशारा, इशारा की तरफ बात होगा दोस्तों, यानी कि व्यक्ति किसी की तरफ इशारा कर रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वह आदमी हंसता है, वह आदमी हंसता है, तो ये क्या है, वह क्या है, वह आदमी इशारा कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। बताइए, ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अनियत, अनित्य, अनिष्ट, यहाँ पे अनिष्ट ट दे रखा है ना, ये नहीं होगा दोस्तों। इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है, अन प्लस इष्ट। ठीक है, इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी इस तीनों के अंदर दोस्तों अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न है, ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईय प्रत्यय का प्रयोग है वो दोस्तों किसके लिए हुआ, तो देखिए, बहुधीय, तो भवत प्लस ईय, भवत प्लस ईय, तो दोस्तों बहुधीय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गाय का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, गाय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सुरभि, धेनु और गो, ये तीनों दोस्तों हैं वो गाय के पर्यायवाची हैं, लेकिन मंदार नहीं है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 81 नंबर का प्रश्न है, विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है, तो दोस्तों देखिए, इसमें परुष का हो जाएगा कोमल, बिल्कुल सही है। सदाशय का महाशय, सदाशय का दोस्तों यहाँ पे महाशय है वो गलत हो जाएगा। सदाशय का होता है दोस्तों दुराशय। ठीक है, क्या होता है, दुराशय। और उद्दत का विनीत हो जाएगा, बर्बर का सम्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए दोस्तों, साफ साफ कहने वाला, स्पष्ट वक्ता, बिल्कुल सही बात है। भविष्य की सोच कर बोलने वाला, दूरदर्शी, ये भी बिल्कुल सही है। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, ये भी बिल्कुल सही है। जो युगों से चला आ रहा है, प्राचीन, ये गलत हो जाएगा। जो युगों से चला आ रहा है उसके लिए दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, उसका नाम है सनातन। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सनातन आना चाहिए था प्राचीन की जगह। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, दोस्तों अशुद्ध शब्द यहाँ पर प्रज्वलित है। प्रज्वलित है वो दोस्तों अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें डबल जे नहीं आता, एक ही जे आता है। आगे देखिए,
84 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, ये दोस्तों क्या है? शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूत का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों अपूर्ण भूत का उदाहरण है, बालक सो रहा था। बालक सो रहा था, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बालक सो रहा था। आगे देखिए यहाँ पर 86 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों चुगली करना, यानी कि इधर उधर की लगाना। चुगली करना मतलब इधर उधर की लगाना। वश में होना यानी कि उल्लू सीधा करना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकाल लेना, ठीक है, अपना काम निकाल लेना, ठीक है। लाभ हानि सोचना, ऊंच नीच समझना, कुछ कम सुनना, ऊंचा सुनना, ये बाकी सब सही है, सिर्फ एक 2 नंबर वाला है वो इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, कंटेम्प्ट का पारिभाषिक शब्द है। तो दोस्तों कंटेम्प्ट का जो पारिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों अवमानना। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवमानना। 88 नंबर का प्रश्न है, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता है। कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र है वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों कार्यालय आदेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कार्यालय आदेश। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्यालय आदेश। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं महामात्य, यानी कि महा प्लस अमात्य। दोस्तों ये इसमें पहला ही है वो गलत दे रखा है। अमात्य नहीं होता दोस्तों, अमात्य होता है, ठीक है, अमात्य होता है, और इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए किस विकल्प में मुहावरा का अर्थ असंगत है? मुहावरा का अर्थ असंगत दोस्तों किस पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना, बिल्कुल सही है। सिर पर कफन बांधना यानी कि मरने को तैयार हो जाना, बिल्कुल सही है। सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, ये अपना गलत हो जाएगा। सिर पर सवार होना मतलब पीछे पड़ना होता है इसका, ठीक है। और बहुत क्रोधित होने के लिए मुहावरा है होता है दोस्तों खून खोलना, ठीक है। और सिर पर ठीकरा फोड़ना, दोषी ठहराना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखिए भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। Select the sentence which is the correct passive voice version of the following sentence। तो इसमें देखिए have you finished your work, have you finished your work। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इसका जो passive voice है वो क्या बनेगा, have you finished your work। तो इसका जो passive voice बनेगा वो बनेगा दोस्तों has your work been finished by you। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, मार्क द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। मार्क द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें देखिए द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रीड द रिपोर्ट। तो इसका बनेगा दोस्तों इसमें The report was read by the principal, the report was read by the principal। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, my friend and his father meeting us tomorrow, my friend and his father meeting us tomorrow। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है आर मीटिंग आएगा। इसमें क्या आएगा, आर मीटिंग। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ही टू कोलकाता यस्टरडे, ही टू कोलकाता यस्टरडे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए लीलावाद से रवि हैज गॉन, लीला विल से रवि हैज गॉन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लीला विल से दैट रवि हैज गॉन। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, राम सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है दोस्तों। राम सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा दोस्तों वो है, देखिए इसमें राम सेड दैट द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। बताइए, अपने को ये सेंटेंस दे रखा है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनीवन ऑफ हर 2 सिस्टर्स। अब इसमें से कौन से पार्ट में है वो एरर है? 4 ऑप्शन में जो ये लाइन लिखी हुई है यही है, अपने को बताना है कि कौन से जगह गलती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये एनीवन है, एनीवन की जगह दोस्तों बोथ आएगा, एनीवन की जगह बोथ आएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, आई एडमायर हर बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। आई एडमायर हर बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक दोस्तों प्रेडिकेट और एक फिनाइट वर्ब होती है दोस्तों। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आई एडमायर हर ऑन अकाउंट ऑफ हर ब्यूटी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का, सॉरी 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शी वॉन्ट्स एन एप्पल, शी वॉन्ट्स एन एप्पल, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दोस्तों अपन डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डज ही वांट एन एप्पल, डज ही वांट एन एप्पल। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, आई वुड लाइक टू हैव मोर बनानास। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? मोर बनानास। तो इसमें आएगा सम का प्रयोग होगा, ठीक है, सम का। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, फिल इन सुटेबल डिटरमिनर मैनर। दोस्तों ओनली ऑफ दीज आर गुड, ओनली ऑफ दीज आर गुड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली शब्द है वो कुछ लिमिटेड संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए ए फ्यू का यूज है वो होगा इसमें। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए फ्यू। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दे प्लान टू मीट 2 and 3 इन द आफ्टरनून, दे प्लान टू मीट 2 and 3 इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 नाउन के बीच रेफरेंस बनाने के लिए दोस्तों बिटवीन का यूज है वो करते हैं। तो यहाँ पर बिटवीन आएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा इसमें जवाबदेही। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जवाबदेही। 104 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, यू शुड डू योर वर्क, हिंदी ट्रांसलेशन करना है, यू शुड डू योर वर्क। तो दोस्तों इसका हिंदी ट्रांसलेट है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि आपको अपना काम करना चाहिए। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 105 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, व्हाट कम्स आफ्टर हेलो इन ए सेंटेंस, हेलो इन ए सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हेलो एक है दोस्तों मीटिंग वर्ड है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो इसके लिए दोस्तों ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला मार्क है वो आएगा दोस्तों। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, एक विद्युत यंत्र
प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है। अन्य यंत्र प्रत्येक 62 सेकंड के उपरांत अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है। दोनों की ध्वनि साथ साथ में 10 बजे प्रातः सुनी गई, तो अगले कौन से समय पर वे परस्पर साथ साथ ही अपनी ध्वनि उत्पन्न करेंगे? यानी कि दोनों एक साथ है वो 10 बजे बजे हैं, ठीक है। अब दोबारा एक साथ है वो कब बजेंगे? तो सीधा सा है 60 और 62 का दोस्तों एलसीएम निकाल लीजिए। दोस्तों 60 और 62 का एलसीएम निकलेगा 1860। कितना निकलेगा? 1860 इसका एलसीएम निकलेगा। और दोस्तों ये 1860 है, इसमें अपन क्या करेंगे भाई? 60 से ये 1860 है वो क्या है? सेकंड है, ठीक है। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो इसमें 60 का भाग दे देंगे। 60 का भाग दे देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा? तो ये 0 से तो 0 कट जाएगा, और ये 36 18 और 1 यानी कि 31 मिनट। 31 मिनट बाद में दोस्तों ये दोनों एक साथ बजेंगे, तो यानी कि 10:31 पर प्रातः। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, 4 लड़के तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपए खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपए खर्च किए हो तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था? भाई सीधा सा मैं आपको बताऊं, 4 तो और 3 7, 7 इंटू 120 कर लीजिए। 7 इंटू 120 किया तो कितना जाएगा? 12 सत्ते 84, यानी कि 840 हो गया। अब उनमें से लड़कों ने 150 खर्च किए हैं, लड़के कितने हैं? 4 हैं, तो 4 इंटू 150 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। 150 इंटू 4 कितने होते हैं भाई? 150, 150 300, 300 300 600, ठीक है। अब 800 में से 600 गए तो कितने बचे दोस्तों? 240 बचे। और ये 240 है, ये 3 लड़कियों ने खर्च किए हैं, यानी कि 240 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 80। तो यानी कि लड़कियों का जो औसत खर्च है वो कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? बताइए। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों सीधा सा यहाँ पे हो जाएगा 75 बटे 1.75 इंटू 1000। बस इसको इंटू 100 कर लीजिए, इंटू 100, बस इसको काट लीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब दोस्तों 1.75 इंटू 100 करोगे, ठीक है। या दोस्तों इसको अगर आप काटते नहीं है तो सीधा सा है, ये 75 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा, ठीक है। और 1.75 इंटू 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 1705। कितना आ जाएगा? 1750। ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कि 750 बटे 175 बचे। तो इसको काट लीजिए, तो ये कट जाएगा दोस्तों। तो ये 25 से कट रहा है, ये दोस्तों 30 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा दोस्तों 7 बार, ठीक है। यानी कि 30 बटा 7। अब 30 में 7 का भाग दे लीजिए तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 4 सही 2 बटा 7 आ जाएगा। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही, 4 सही 2 बटा 7, ठीक है, प्रतिशत। आगे देखिए, 8 संख्याओं का औसत 38.4 है। अब दोस्तों 38.4 इंटू 8 कर लीजिए। इनमें से 7 संख्याओं का औसत है वो 39.2 है। तो यहाँ पर दोस्तों 39.2 इंटू 7 कर लीजिए। बस 8वीं संख्या क्या होगी भाई? टोटल 8 है, जिसमें से 7 का तो दे ही रखा है, माइनस करना है। 38.4 इंटू 8 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 307.2। 307.2 माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा? 274.4, फिर ठीक है। अब इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 32.8। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 32.8। 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 192 का 12.5 प्रतिशत, 192 का 12.5 प्रतिशत बराबर x का 50% हो तो मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये 192 का 12% निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 192 इंटू 12.5
5/100 कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितनी बार कट गया? ये दोस्तों 8 बार कट गया। ठीक है, 8 बार कट गया भाई। 25 से तो ये 4 बार कटता है, तो ये 12.5 से 8 बार कट गया, तो 192/8 हो जाएगा। अब 192 में 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 2 पीछे बच गए कितने? 3 और 2 32, तो 8 चौके 32 यानी कि 24। ठीक है, अब ये 24 आ गया, 12.5% 192 का। तो ये x का 50% हो, तो x का 50% किसका? तो 48 का 50% होगा 24। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कुर्सी को 56 रुपए में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? तो सीधा सा मैं बोलूं आपको दोस्तों, ऑप्शन उठाना है आपको। ऑप्शन उठा के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप करना ऑप्शन से करोगे, देखिए जैसे कि ये 40 है, तो 40 का 40% निकाल लीजिए। 40 का 40% निकाल लीजिए, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया जा रहा है। तो कितना हो गया? 16। क्रम मूल्य कितना है अपना? 40। 40 में 16 जोड़ोगे तो क्या 56 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। जैसे कि यहाँ पे 50 का 50% निकाल के देखोगे तो दोस्तों 75 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में 56 दे रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 112 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 480 रुपए में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान हो तो नोटों की कुल संख्या कितनी होगी? सीधा सा मैं आपको बोलूं, यहाँ पे नोटों की कुल संख्या के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप, x प्लस 5x प्लस 10x है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, बराबर में आपको क्या करना है? 480 लिखना है भाई। 480 है तो 5 और 10 कितना होता है? 15। 15 और x तो कितना हो जाएगा? 16। तो 16x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 480। तो 480 में आप 16 का भाग दोगे तो x निकल कर आ जाएगा कितना? तो ये आ जाएगा दोस्तों 30। अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा भाई? x कितने हैं? 3 ही तो है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे जो 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 113 नंबर प्रश्न है, यदि a अनुपात b 3:4 तथा b अनुपात c 8:9 तो a अनुपात c का मान होगा। तो सबसे पहले आपको a b और c लिखना है। ठीक है, तो ये 3:4 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? b और c कितना दे रखा है? 8:9। ठीक है, बस निकाल लीजिए। 8 × 24 और 8 चौका 32 और 9 चौका 36। बस काट लीजिए, कट रहे हैं 2 से, तो ये आ जाएगा दोस्तों 12, ये आ जाएगा दोस्तों 16 और ये आ जाएगा दोस्तों 18। फिर भी कट रहे हैं, ये 6, ये 8 और ये 9। 6 8 9। अब दोस्तों यहाँ पे ए और सी का पूछा है, तो ए का कितना है? 6 अनुपात और सी का कितना है? 9 अनुपात। तो ये कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। देखिए 3 से कट रहे हैं ना, तो ये 3 से 2 बार कटा और ये 3 से 3 बार कटा, यानी कि 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, एक व्यापार में मोहन ने 5,000 रुपए 4 माह के लिए, सोहन ने 4,000 रुपए 8 माह के लिए, राम ने 6,000 रुपए 6 माह के लिए लगाए। इन तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा? भाई सीधा सा है, ये हो गया अपना मोहन, ये हो गया दोस्तों अपना सोहन और ये होगा राम। तो 5 चौके 20, ये हो गया दोस्तों 20,000। 4 8 चौके 32, तो ये हो गया दोस्तों इसका सोहन का 32। ठीक है, और ये राम का हो जाएगा दोस्तों 36,000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 6,000 इंटू 6, 4,000 इंटू 8 और 5,000 इंटू 4। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए 3 जीरो से दोस्तों, ये 3 जीरो कट गई, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अब अपने पास में बचे 26 32 और 36, तो ये 2 से कट रहे हैं, तो दोस्तों ये 2 से कट रहे हैं, तो ये 5 का 20 है ना? ठीक है, हाँ 20। तो ये 2 से कट रहे हैं, तो ये दोस्तों 10 बार गया, ये 16 बार गया
और ये गया दोस्तों कितनी बार, 18 बार। ठीक है, अब फिर भी देखिए 2 से कट रहे हैं, तो ये 5 बार, ये 8 बार और ये 9 बार। अब यहाँ पे 5:8:9 आएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 115 नंबर प्रश्न है, कितने समय में 1200 रुपए 6% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 हो जाएगा। भाई निकाल लीजिए, सीधा सा है। आप निकालना चाहे तो वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज ही निकालना है अपने को। तो 1200, देखिए 1200 का 6% कितना होगा, 1200/6 इंटू 100। तो दोस्तों ये 2 जीरो से कट के ये तो 12 छिक 12×5 60, 12 छिक 72, यानी कि एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 72 जुड़ जाएगा इसमें, सॉरी 72 होगा। तो 72 और 72 कितने होते हैं, यानी कि एक साल का ब्याज है वो 72 रुपए है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो 2 साल का हो जाएगा दोस्तों 144। ठीक है, अब 1200 में 144 जोड़ रहे हैं तो क्या 1344 हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 वर्ष में। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, किसी धन को 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है, उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 184 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों ब्याज की दर के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों सीधा सा देखिए 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, साधारण ब्याज 80 है। ठीक है, यानी कि एक वर्ष का कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, और दूसरे वर्ष का दोस्तों जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना हो गया दोस्तों, 84 हो गया। ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अंतर कितने का, 4 का, तो यहाँ पे 4/80 इंटू 100 कर लीजिए, बस काट लीजिए इसको, 4 इंटू 10 40, 40 में 8 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 5%। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न, 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, उस काम को 8 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी दोस्तों, M1 D1 बराबर दोस्तों M2 D2। ठीक है, यानी कि मैन 1 मैन 2 D1 डेज 1 और डेज 2। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 इंटू 10/8 कर लीजिए। ठीक है, तो ये 4 से कट रहे हैं, तो ये 2 बार कटा, ये 3 बार कटा, ये 2 से दोस्तों 5 बार कटा, तो 5 3 15, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर प्रश्न है, घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाए तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी है, उसके घर से कार्यालय की दूरी है वो कितनी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू 5/5 माइनस 4 इंटू दोस्तों यहाँ पर 5 + 4/60। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5/1 इंटू 9/60। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर आ जाएगा, सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 119 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त आंकड़ा महीनों के अनुसार छात्रों के जन्मदिन का प्रतिनिधित्व करता है। एक्स अक्ष महीने को, वाई अक्ष छात्रों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। जिन छात्रों का जन्मदिन जुलाई से दिसंबर तक आता है उनका प्रतिशत क्या है। जुलाई से दिसंबर तक, देखिए जुलाई से दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये जुलाई से दिसंबर तक छात्रों का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे 4 + 6 + 10 + 2 + 8 + 2। ठीक है, बस इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 2 12, 12 और 8 22, सॉरी 12 और 2 22, 20, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30, 30 और 2 32, 32 तो दोस्तों ये हो गए। अब इसके शुरुआत वाले को भी जोड़ लीजिए, जनवरी से जून तक 2
और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 32 और 24 कितने होते हैं? तो 32 और 24 है ये कितने? दो, 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 8, 24 और 8 कितने होते हैं? 32। ठीक है, तो ये 50% हो गया। भाई 32 इधर हो गया, 32 इधर हो गया, तो 64 का 32% निकालोगे, यानी कि 64 का 32 कितना है? 50% ही है। तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर नीचे दिए गए पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट एक स्कूल में छात्रों की पसंदीदा खेलों का विवरण है। कुल छात्र हैं वो 200 है। तो यहाँ पर देखिए स्कूल में बैडमिंटन पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो बैडमिंटन कितने प्रतिशत कर रहे हैं? तो दोस्तों 20%। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 200। तो 200 का दोस्तों 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 40। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर करवाया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।